सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कीजिए। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन नॉन वर्बल सेक्टर से। ऑलरेडी ये 4 भागों में बटा हुआ है, तो चारों भाग को जो है ना एकदम इस तरह से लेकर के और 4 अलग टुकड़े में बांट दी। तो इसी तरह से इसको 4 भाग में बांटोगे तो ये पहला ऑप्शन मिलेगा, ये नंबर। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कर। सबसे पहले देखो इस वाले फिगर को, नॉर्थ वेस्ट वाले कॉर्नर पे था, नॉर्थ ईस्ट में आ गए, फिर से ये साउथ ईस्ट में आ गए। तो अब जो यहाँ 4 घर बनने वाले हैं ना, ये वाला भाई साहब साउथ वेस्ट में। तो सबसे पहले इसमें देखिए कहाँ कहाँ है, लगभग सारे के सारे में बच गया है। अब अंतर ढूंढो कहाँ है। देखिए फेस में अंतर दिख रहा है, घुमा घुमा, फेस को ही पकड़ेंगे पहले। तो देखिए फेस पहले जो था, फेस नॉर्थ की ओर था, फिर अगले बॉक्स में जाकर के फेस जो है वो ईस्ट की ओर आया। अब उसके बगले बॉक्स में आकर के फेस जो है वो साउथ की ओर आया। तो अब जो फेस है ना ये वेस्ट की ओर चला जाएगा, यानी इस तरह से दिख। तो इस तरह से दिखने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कैंसिल हो गया। केवल ऑप्शन नंबर डी ही इसके लिए आंसर हो सकेंगे। तो आंसर हम परफेक्ट रूप से ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर मैथ में ये क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए देखिए क्या नीचे के प्रश्न और उसके बाद दिए गए विचार कीजिए। कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त? मीका माही की भतीजी है, मीका और माही की वर्तमान आयु की गणना। अब सोचिए, मीका और माही के वर्तमान आयु की क्या करना है, गणना कर। उनकी आयु का औसत 27 वर्ष, यानी दोनों की आयु अगर हम मिला देते हैं तो 27 × 2 54। लेकिन इससे ये तो पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर के 54 साल की होंगी, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि मीका की आयु कितनी है और माही की वर्तमान आयु कितनी है। तो कहेंगे सर ए नंबर परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता। दूसरा देखिए, 15 वर्ष के बाद माही की आयु मीका की आयु की दुगनी हो जाए। तो अगर हम 15 वर्ष बाद की बात करें तो माही की आयु और मीका की आयु की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाए। तो 2 नंबर भी अकेले नहीं, ठीक है। और ये व्यवस्था कब होगी, तो 15 साल के बाद हो। अभी वर्तमान आयु कितनी है, 54 है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को एक साथ क्या करते हैं, मिला, दोनों को एक साथ मिलाते, तो 54 और 15 कितने हो जाएंगे, तो 5 4 9, 15 15 30 छूटेगा, 4 5 3 84। 84 को 2:1 पे तोड़ दीजिए तो 3, यानी 3 दूना 6 और 3 8 24 28, यानी 15 साल के बाद एक की आयु हो जाएगी 28 दूना 56 साल, और एक की आयु हो जाएगी -15 करते हैं और -15 करते हैं। 100 में से 5 गया 1, और 4 में से 1, 5 में से 1 4, 41, 8 में से 5 गए 5 इधर 3, यानी कहीं ना कहीं 1 और 2 को मिला दीजिएगा तो आप आंसर दे सकते। तो कौन सा कथन, तो 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट आंसर हो जाए। बच्चे देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जीएस का क्वेश्चन। अच्छा देखिए, तो
9 को अगर 6 से गुना करते हैं, 9 छक 54 होता है। अगर 54 को हम पलट के लिखे तो 45 होगा क्या? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ नहीं मिल रहा। 10 छक को कितने? 28। अगर हम पलट कर लिखते ना तो 82 होना चाहिए था। यहाँ वैल्यू 33 दे रहा। 7 4 11 तिया 33, 9 6 15 तिया 45। अच्छा, दूसरा तरीका देखो। 6 4 10, 10 तिया 30 नहीं दे रखा है, कुछ और सोचना हो। देखिए, एक लॉजिक और मिला था। 9 6 15, 15 तिया 45, 7 4 11, 11 तिया 33, 6 4 10, 10 तिया 30 होता ना, तब इसका आंसर हम 24 लगाते। लेकिन वो भी नहीं मिल रहा, तो कुछ और सोचते हैं। 9 9 81 और 6 6 की 6 मिल गया 50। खर्चा को चलिए, ये लॉजिक तो हमें लगता है लग ही जाए। देखिए क्या है, 9 इंटू 6 है ना, 9 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। 9 9 81 और 6 6 की 6। 81 में से 36 माइनस हुआ 45। सेम प्रोसेस देख लो। 6 गुने 4 बराबर कितना लिख रखा है? तो 20। यानी 6 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 6 6 के स्क्वायर 36 और 4 चक्को 16। 36 में से 16 घटाएंगे 20 मिल जाएगा। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। 5 इंटू 3 इक्वल टू वाट। तो 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर कर दोगे, 25 25 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 25 में से 9 गया तो 16 बच जाएंगे। 16 ऑप्शन नंबर डी में है। यही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा। 5 व्यक्ति KLMNP एक ही महीने के 5 अलग अलग तारीख, यानी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी को उनका वेतन मिलता। एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख में वेतन मिलता। तो एम के ठीक बाद वाली तारीख में एल को वेतन मिलता। एन को के ठीक पहले वाले, तो एन को के ठीक पहले वाले तारीख में वेतन मिलता है। पी को के ठीक बाद वाली, पी को के ठीक बाद वाली तारीख में वेतन मिलता है। पी को महीने की 3 तारीख को वेतन। तो देखिए, 1 2 3 4 5 ही लोग थे और पी को जैसे ही 3 तारीख को मिलेगा वेतन, तो के को 2 तारीख, एन के लिए 1 तारीख, अब एम के लिए 4 तारीख और एल के लिए 5। अरेंजमेंट हमारा बन करके पूरी तरह से व्यवस्थित। प्रश्न पूछ रहा है एम को किस तारीख को वेतन मिलता है? तो सर, एम को जो है ना बच्चे, वो 4 तारीख को वेतन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी के लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो आंसर हम लोग बी को करेंगे, यही पर। देखिए, इस क्वेश्चन से कई बार हम लोग मुलाकात कर चुके हैं। ऊपर देख लो, 5 को 6 से गुना करोगे 5 36 जाएगा और नीचे 12 प्लस 18 को ऐड कर दोगे, ये भी वैल्यू आप। इसी तरह ऊपर 8 छक कितने? 48 हो गए और नीचे 20 प्लस 28 को जोड़ोगे, ये भी वैल्यू आपकी। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। 7 को 2 से गुना करोगे तो 7 दूना 14 होगा। अब नीचे वाट प्लस 6 इक्वल टू 14। तो वाट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 14 में से 6 को घटा दोगे, ये वैल्यू 8 आ। तो वाट के प्लेस पे हम लोग 8 का चयन करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी का चयन करेंगे। अच्छा देखिए ध्यान से सब।
टी को एक्चुअल में बाबू किससे मिलवाना है, तो डी। पहले सी को पकड़ो, अगर सी को पकड़ोगे, टी क्यू को जानता है, क्यू यू को जानता है, यू टी को जानता है, और टी डी तक है। देखिए, ग्रेटर इक्वल लेसर, जब ही ग्रेटर के समूह में लेसर आएगा वो चाइना वॉल को क्रिएट कर देगा, और चाइना वॉल को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं, यानी सी से हम डी का रिलेशन जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर के साथ लेसर की भूमिका आ गई है। और जब भी ग्रेटर के साथ पढ़ते समय लेसर आ जाए या लेसर पढ़ते समय ग्रेटर आ जाए, तो ग्रेटर और लेसर वाले फैमिली को हम मिलाकर आंसर नहीं, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा गलत। दूसरे की ओर चलते हैं। देखो, टी को किससे मिलवाना है, तो सर को एफ से। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। टी को एफ तक ले जाने के लिए टी जानता है बी को और टी जानता है एच, लेकिन टी हमें मिलवा नहीं सकता। लेकिन यहां अगर हम टी से चले तो टी जानता है डी को, डी जानता है ई को, और ई जानता है एफ। ठीक है, देखिए तो क्या बन के आया, टी लेसर है डी से, उसके बाद डी जो है ना वो लेसर है ई से, डी लेसर है ई से, ई लेसर है। अगर ये सिचुएशन हमारा होने वाला है तो लेसर 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 में टी लेसर होगा एफ से, जो कि सही में दे रखा है। दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब तीसरे की बात करें, बी और ए की बात देख लो। डी से ए तक का सफर अगर तय करना चाहोगे तो यहाँ ग्रेटर वाली फैमिली है और यहाँ लेसर वाली फैमिली है, यहाँ चाइना वॉल की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। ये भी वाली बात गलत, तो केवल 2 अनुसरण करता है, जो नंबर बी में स्पष्ट रूप से दिख रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, यही परफेक्ट। और देखिए 3 वेन डायग्राम दिया गया है। कहता है वेन आरेख में कॉलेज के 77 छात्रों का समूह दिखाया गया है। 3 खेल ए बी सी में कितने छात्र सी या ए खेल खेलना पसंद करते हैं परंतु बी खेलना पसंद नहीं, क्या पसंद नहीं करते हैं, तो बी खेलना पसंद नहीं, वो हटा लीजिए। और बाकी दोनों 13 और 10 कितने हो गए, तो 23 छात्र ऐसे हैं जो ए या सी पसंद करेंगे परंतु बी पसंद नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हम लोग बच्चे जो है ना ए को लगाएंगे। 13 और 10 23 छात्र ऐसे हैं जो ए या सी को पसंद। देखिए, मैगजीन, मूवी और बुक, तो मैगजीन जो होता है ना वो बुक का ही हिस्सा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को लगाए। ये हमारा एम फॉर मैगजीन हो गया, ये हमारा बी फॉर बुक हो गया। जितना भी मैगजीन होता है वो बुक का ही पार्ट होता है, लेकिन यहाँ मूवी जो है ना, मूवी ये बिल्कुल अलग हो। तो परफेक्ट वेन के रूप में हम लोग ए का चयन करेंगे, यही हमारे लिए परफेक्ट और सबसे डबल वेन। देखिए, एक ही पासे को हमने क्या किया, 4 बार खोल दिया, 4 बार बंद किया। अब कहता है इसको खोलिएगा तो कौन सा सीट दिखे, तो ध्यान से देखो, 4 और 6 कैसे दिख रहे हैं, अपोजिट दिख रहे हैं, कहीं भी 4 और 6 अपोजिट। इससे अच्छा है ना कि आप इसी को ब्रेक कर लीजिए, फिर पकड़ना आसान। जैसे देखिए 3 2 कॉमन है, तो 6 का अपोजिट इसमें 4, 6 का अपोजिट कौन हुआ, 4। इन दोनों की मदद से हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा देख लो, यहाँ 6 3 कॉमन है, तो 2 का अपोजिट 5 हो, 2 का अपोजिट हमने 5, 6 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 निकला, तो 3 का अपोजिट 1 होगा। यही 3 अपोजिट संख्या होंगे। और आपको मालूम है ना कि अपोजिट वाले सरफेस को हम कभी भी सामने नहीं रख सकते, तो चलिए अपोजिट वाले सरफेस को हम सामने नहीं रख सकते। देख लो 6 और 4 क्या है, अपोजिट है। यहाँ 6 और 4 अपोजिट है, 2 और 5 अपोजिट है, यहाँ 2 और 5 अपोजिट है, 3 और 1 अपोजिट है, यहाँ 3 और 1 अपोजिट है, यानी इसको हम चयन कर सकते हैं।
लेकिन वही यहाँ देखो 6 और 4 अपोजिट है, 5 और 3 अपोजिट नहीं है। 5 का अपोजिट तो 2 होना चाहिए, यहाँ 5 का अपोजिट 1 कह रखा है जो कि गलत है। यहाँ देख लो 2 का अपोजिट 1 कह रखा है जो कि गलत है, और यहाँ देख लो 1 का अपोजिट 5 कह रखा है जो कि गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या था, तो परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर था। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास जब भी आए तो पहले आप सारे का अपोजिट ही प्राप्त कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। देखिए, एक घड़ी को गुरुवार के प्रातः 4 बजे सही सेट किया गया। कब? तो थर्सडे को 4 AM में घड़ी को सही कर दिया गया, यानी 4 बजा दिए। अब कहता है यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है, तो बताओ घड़ी का नेचर है कि 3 घंटा चलेगी ना तो 20 सेकंड बढ़ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि घड़ी 9 घंटा चलेगी तो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट बढ़ जाएगी। हर 9 घंटे पे घड़ी क्या करेगी? 1 मिनट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो कहता है तो शुक्रवार रात्रि के 8:30 बजे घड़ी का समय क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। हम पहली बार घड़ी को कब देख रहे हैं? तो पहली बार घड़ी को हम थर्सडे को 4 AM में दिख रहे हैं। जब घड़ी को हम फ्राइडे को देखने जाएंगे 4 AM में, तो ऑलरेडी घड़ी 24 घंटे चल चुकी होगी। और अगर हम फ्राइडे को फिर से देखने जाएं 4 PM में, तो घड़ी फिर से 12 घंटे और चल चुकी होगी। और घड़ी को यदि हम फ्राइडे को 8:30 पे देखने जाएं, तो घड़ी 4 घंटा 30 मिनट और चल चुकी। ठीक है, इतना घड़ी चल चुका होगा। अब देखो घड़ी जब 9 घंटा चलती है तो 1 मिनट तेज होती है, तो 24 और 12 कितने हो गए? 36 घंटा हो गए। 9 घंटा चल के 1 मिनट तेज, तो 9 चको 36 घंटा। इसका मतलब है कि 36 घंटा जब घड़ी चलेगी तो 36 घंटे में घड़ी 4 मिनट क्या हो चुकी होगी? फास्ट हो चुकी। क्योंकि 9 घंटा में 1 मिनट फास्ट होती है, तो 9 चको 36 तो 1 चको 4, तो 36 घंटे में घड़ी 4 मिनट क्या हो चुकी होगी? तो फास्ट हो चुकी। 4.5 घंटा और, जब 3 घंटा में 20 सेकंड तो 1.5 घंटा में 10 सेकंड, यानी यहां पे जो 4.5 घंटे चली है घड़ी, तो 1 मिनट और 30 सेकंड, नहीं 20 और 10 30 सेकंड, 4.5 घंटा में कितना सेकंड? तो 30 सेकंड और घड़ी फास्ट हो चुकी। यानी घड़ी टोटल फास्ट कितना हुई? घड़ी टोटल फास्ट होगी 4 मिनट 30 सेकंड। इसलिए समय जो दिखाएगा 8:30 में प्लस करेंगे 4 मिनट 30 सेकंड, यानी 8:34 और 30 सेकंड का घड़ी समय दिखाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सवाल उठता है सर क्या इतना लिख के इसको बनाना होगा? नहीं, हमें तो आपको क्लियरिटी देना था, इसीलिए हमने इतना लिखा। हम डायरेक्ट बना सकते हैं कि सर देख लो 3 घंटे में अगर 20 सेकंड तेज होती है तो 9 घंटे में 1 मिनट तेज होगी। अब थर्सडे से फ्राइडे जाने में 24 घंटा, 12 घंटा और 36 घंटा, शाम को 4 बजे तक घड़ी 36 घंटा यानी 9 चको 36, 4 मिनट तेज हो चुकी होगी। और 4.5 घंटे और लगेंगे, तो 4.5 घंटा में 30 सेकंड और तेज होगी, यानी घड़ी 4.5 मिनट तेज हो चुकी होगी। 4.5 मिनट तेज होकर के ऑप्शन नंबर ए में दिखाएगी। डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी। सभी महिला फूल है, जितनी भी महिला है ये सभी महिला क्या है? फूल है। और सभी फूल वृक्ष है, जितने भी फूल थे
वो सारे के सारे वृक्ष। अब कहता है सभी महिला वृक्ष है। देखिए जितनी भी महिला है वो वृक्ष के अंदर है, सभी वृक्ष महिला है। तो कुछ वृक्ष महिला दिखता है लेकिन सभी वृक्ष महिला नहीं दिखता है, यानी 2 नंबर कंक्लूजन रॉन्ग होगा। तो केवल एक अनुसरण करता है जो कि हमें स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रखा है। तो प्यारे बच्चे आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। इनटू का अर्थ है घटाना, तो जहां आपको इनटू दिखता है वहां आप घटा दीजिए, ठीक है। प्लस का अर्थ है भाग देना, तो जहां प्लस दिखता है वहां डिवीजन लगा दीजिए। माइनस का अर्थ है जोड़, तो जहां माइनस दिखता है वहां जोड़ लगा दीजिए। और डिवीजन का अर्थ है गुना। तो सबसे पहले डिवीजन कर लीजिए। 13 सत्ते कितने हो गए, तो 91 हो गए। 7 प्लस 11 तिया 33 हो गया और -15 हो गए। तो 33 और 7 कितने, तो 40 हो गए। और 40 में से अगर 15 की कमी कर लोगे बच्चे तो 25 मिलेगा आपको, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रखा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और जहां तक हम हमेशा कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग उतना भारी चीज होता नहीं है जितना आप लोग को समझा दिया जाता है। एकदम इजी प्रोसेस है। पहला घटक एक विषम संख्या, और तो विषम संख्या नहीं है तो पहला शर्त अप्लाई नहीं हो। दूसरा घटक एक प्रतीक, बिल्कुल है। और पांचवा घटक एक सम संख्या, तीसरा चौथा पांचवा बिल्कुल है। तो इन दोनों को कूडो को आपस में बदल दीजिए, यानी कि 5 को यहां लिख लीजिए और हैश को यहां लिख लीजिए। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हैश को यहां लिख लीजिए। 8 और हैश बदल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कोड आपस में बदलना है, ये वाला रूल लग रहा है। यदि तीसरा घटक एक संख्या हो जो कि नहीं है तो ये एक रूल नहीं लग रहा। बन गया। अब बस उसको समझ लीजिए क्या करना है। ए के लिए आर है, यानी ये आर से शुरू होगा। 8 के लिए क्या लिखे हैं, तो बी लिखे हैं। आर के बाद बी चाहिए, ये कैंसिल हो। अब देख लो तीसरे प्लेस पे ही डिसीजन हो जाएगा कि किसके साथ जाए। परसेंटेज को हम लोग के लिखते हैं, वाई लिखा है, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए आंसर हो गया। इतना छोटा सा काम करना होता है बाबू कोडिंग डिकोडिंग में, तो एकदम छोटा सा काम कोडिंग डिकोडिंग में होता है, सिर्फ सावधानी रखनी होती। देखिए 12 छात्रों की पंक्ति थी, ये हमारा राइट इन रहा और ये हमारा लेफ्ट इन रहा। और टोटल बच्चों की बात करें तो 12 छात्रों की पंक्ति थी। जब करण को 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, मान लो करण यहाँ है और उसको हम 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित करते हैं, 1 2 3, और करण को यहाँ लेके चले, तब कहता है तब दाईं ओर से उसका स्थान 5वां है। अगर हम लोग स्थानांतरित नहीं करते तो 6ठा 7वां 8वां, यानी करण का जो वास्तविक पोजीशन था दाईं ओर से वो कितना था, तो 8वां था। टोटल लोग कितने हैं, 12। तो 8 लोग को तो अभी तक देख चुके हैं करण तक, तो ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12, यानी करण के लेफ्ट में मात्र 4 ही लोग हैं। अब कहता है पहले वो बाएं छोर से कितना था, यानी ये वाला पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड से निकालना है। 1 2 3 4 और 1 5, यानी पहले वो बाएं छोर से 5वें स्थान पे था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग बच्चे सी को करेंगे, यही परफेक्ट आंसर होगा। देखिए 19 से 16 होने का मतलब है आप 3 की कमी करोगे, और 16 से 13 होने का मतलब 3 की कमी करोगे। 13 में 3 कम करोगे 10, 10 में 3 कम करोगे 7, और 7 में 3 कम करोगे 4 मिलेगा, यानी डी से मुलाकात होगी। ठीक है, अब देख लो 2 6, तो पहले 2 को कितना गुना किए, 3 गुना, और फिर 6 तिया कितना हो गया, 18, 18 तिया कितने हो गए, 54, और 54 तिया हो गए 162। तो अब 162 को 3 से गुना करोगे तो 16 तिया 48, यानी 480, और 2 तिया 6, यानी 486।
एक ही ऑप्शन में मिल रखा है बी में, तो आंसर हमारा परफेक्ट जो होगा ना ये बी नंबर हो जाएगा। 54 का सी नंबर सही बताए हैं। देखिए छोटे छोटे पदों से सीरीज क्या हो रही है, तो आगे की ओर बढ़ रही है। पहले 15 था, फिर 42 हो रखा है, 69, उसके बाद 96, उसके बाद 123 है, और नेक्स्ट पूछता है सर क्या होगा। बस दो पदों के बीच का अंतर फाइंड आउट कर लीजिए। 12 में से 5 गया 7 बच गए, 3 में से 1 गया 2, यानी सबसे पहले 27 बढ़ गया है। चलिए 9 में से 2 गया तो 7, और 6 में से 4 गया 2, यानी फिर से 27 ही बढ़ा है। 16 में से 9 गया 7, और 8 में से 6 गया 2, यानी फिर से 27 ही बढ़े हैं। यहां भी 27 ही बढ़ा है। तो बच्चे अगले टर्म में भी कितने बढ़ाओगे, तो 27 ही बढ़ाओगे। तो 7 3 10 का 0, हाथ में 1, 3 2 2 4 1 5, और एक के लिए 150 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। नेक्स्ट वन देखिए, सूर्य उदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुख किए खड़ा था। पोल की छाया उसके दाएं तरफ बन रही थी। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पोल होता है ना, पोल की कोई दिशा नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। अगर वहीं किसी व्यक्ति को खड़ा कर देते और उसके दाईं ओर परछाई बनता, तो वो हमारे बाईं ओर बनता। लेकिन पोल की कोई दिशा ही नहीं होती है, तो जो पोल का दायां होगा वो हमारा भी दायां होगा। और सुबह सुबह दाईं ओर परछाई बनने का मतलब है कि हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, तो इसका आंसर दक्षिण हो जाएगा। हमेशा याद रखोगे, कब? सुबह में। अगर परछाई दाएं बने, इसका मतलब आप दक्षिण जा रहे हो, याद रखोगे। परछाई बाएं बने, इसका मतलब है आप उत्तर जा रहे। अगर यही पोल के जगह पे हम आदमी को खड़ा कर देते ना, तो अपोजिट हो जाता। ठीक है, लेकिन पोल की कोई दिशा नहीं होती है, जिस दिशा में आप देख रहे हो उसी दिशा में पोल को भी मानना। तो उसके दाएं तरफ, यानी पोल के दाएं तरफ परछाई बन रही थी, तो हमारे भी दाएं तरफ बनेगी। और सुबह सुबह दाईं ओर परछाई बनने का मतलब है प्यारे बच्चे, हम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी था और इसकी ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा। आदमी की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? तो एक लड़के ने कहा, वह मेरे पिता के कजन, मेरे पिता के कजन, कजन का मतलब चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन हो सकता है, के पिता की पत्नी के पुत्र का पिता है। अच्छा क्वेश्चन है, पिता है। वो व्यक्ति लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित? तो ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति का संबंध जानना है किससे? लड़के के पिता से। तो अगर हम लड़का का पिता है, तो ये मेरा चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन, उसके पिता तो मेरे चाचा फुफा या मौसा हो सकते हैं। की पत्नी तो चाची बुआ या मौसी का बेटा। ठीक है, यानी चचेरा फुफेरा मौसेरा भाई हो सकता है। के पिता तो चाचा मौसा या फुफ्फा हो सकता है, यानी इसका ये व्यक्ति अंकल हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट वन देखो, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, तो ट्री दे रखा है, और ट्री को USFF लिखते हैं। एक्चुअल में कर क्या रहा है, तो 20 से 21, 18 से 19, 5 से 1 और 5 से 1,
यानी +1 सब में क्या कर दिए गए हैं, तो ऐड कर दिए गए हैं। आपको सेम काम मैंगो के साथ करना है, तो M से N A से B होगा, एक ही जगह दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। देखिए 19 से 23 होने का अर्थ है कि आपने 4 बढ़ा दिया, और 23 से 22 होने का अर्थ है कि आपने 1 की कमी कर दी। ठीक है, 22 से फिर 13 होने का अर्थ है कि आपने बहुत बढ़ा दी, यानी ये सीरीज नहीं चल रहा है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, 5 में से 4 एक समान है, यानी आपको ऑड मैन आउट डाउनलोड करना है। देखिए 19 से 21 होने का मतलब है, 19 से 21 होने का मतलब है कि आपने 2 की वृद्धि करी। 23 से 20 होने का मतलब है आपने -3 करा है, और 22 से 24 होने का मतलब है कि आपने +2 कर दिया, और 13 से 15 होने का मतलब है आपने +2 किया, 17 से 19 का मतलब है आपने +2 किया। तो हर बार तो आप +2 कर रहे हो, लेकिन W और T में आप -3 कर रहे हो, यानी यही WT जो है ना वो समूह में नहीं है, वो समूह से बाहर है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है जी। फर्स्ट पकड़े 14, लास्ट पकड़े 16, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया वैल्यू 30, और 30 को कर दिए 2 गुना, तो 30 दूना हो गया बाबू 60। ठीक है, इसी तरह से पहला पकड़े 25, अंतिम पकड़े 15, ये वैल्यू हो गया 40, और 40 को 2 गुना कर दो, आपके पास 80 आ जाएंगे। अब यही कॉन्सेप्ट को हासिल करते हुए आपको आंसर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो देखिए तो 15 10 25 1 26, 26 दूना होते 52, खत्म। 40 20 60 दूना 120, खत्म। 30 और 15 45, खत्म। 20 20 40 दूना 80। जब आप 19 को और 21 को ऐड करोगे तो ये वैल्यू 40 मिलेगा। 40 को आप 2 गुना करोगे तो 40 दूना आपको 80 मिल जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना एकदम प्रॉपर रिएक्ट कर रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को डालेंगे। सबसे फास्ट आंसर जो है वो स्वीटी का आया है। बहुत बढ़िया बच्चे। देखिए हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है जिसमें सम, विषम और प्राइम नंबर है। कहता है उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है, यानी ऑड वाले अंक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग चाहिए और ठीक बाद में एक इवन नंबर चाहिए। ठीक है, ठीक बाद एक इवन नंबर। देखिए पूर्ण वर्ग को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, तो देखिए ध्यान से, पूर्ण वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग उसके बाद ऑड नंबर उसके बाद इवन नंबर, मिल गया। यहाँ कहीं भी पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग है उसके बाद ऑड लेकिन इवन नहीं, पूर्ण वर्ग के बाद ऑड तो है लेकिन इवन नहीं, एक उसके बाद ऑड नहीं है, पूर्ण है उसके बाद एक ही मिलेगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। कितने मिलेंगे, तो एक ही मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है ना यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह आपको दिए गए हैं, इसी प्रकार से समान है और समूह बनाता है। कौन है जो ऑड मैन आउट है, देखिए सबसे पहले अंतर से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 में अगर हम 3 जोड़ते हैं 12 मिलता है क्या, 5 में 3 जोड़ ले 8 मिल जाएगा, 3 में 3 जोड़ ले 100 मिल जाएगा, 12 में 4 जोड़े तभी 16 होगा। यही अदर से डिफरेंट है क्योंकि फर्स्ट से लास्ट जाने में सब में 3 3 ऐड हो रहे थे, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में देखोगे तो 12 से 16 जाने के लिए आपके 4 ऐड हुए हैं। तो आंसर आपका डी जो है ना बच्चे वो अदर से डिफरेंट हो जाएगा। अब देखिए हमने मिरर को नीचे रखा है तो जो फिगर ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम नीचे की बात करेंगे तो ये वाला रड देख लो, ये वाला जो कलर वाला हिस्सा है वो इसी साइड नीचे दिखना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। चलिए ये ऊपर दिखना चाहिए, सब में है,
इसका मतलब यहाँ। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये जो कलर वाला हिस्सा है ना, ऊपर आकर के यहाँ दिखना चाहिए। दो, देखिए ये वाला डॉट नीचे आ जाएगा, इसमें तो है लेकिन इसमें ऊपर रह गया है, यानी ऑप्शन ए बनेगा। अब देख लो ऑप्शन का ऑप्शन दे रखा, तो ऑप्शन ए भी किस में है, तो ऑप्शन ए में ही है, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सही बच्चे। 6 व्यक्ति हैं, वाई की आयु 30 वर्ष। सबसे पहले वाई की आयु दी गई जो कितने वर्ष की है, टी की आयु जेड की आयु से 5 गुना। टी की आयु जेड की आयु से 5 गुनी है। 1 मिनट रुकिएगा। गुड इवनिंग बाबू। चलिए आ जाते हैं। अब देखिए क्या कहता है, W की आयु x के आयु की आधी है, तो x की आयु की 1/2 गुनी किसकी आयु है, W की। अभी तक किसी का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, आगे चलेंगे। Z की आयु W की आयु की 1/4 है, और W की आयु का 1/4 हिस्सा कौन है, तो Z है। फिर कहता है Y की आयु T की आयु की दुगनी है, और Y की आयु जो है ना बच्चे, वो T की आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी। Y से T जुटेगा, T से Z जुटेगा, Z से W, और W से X जुट। यदि X की आयु U की आयु से आधी है, अब X की आयु जो है वो U की आयु के 1/2 के बराबर है। सारे एडजस्ट हो गए। अब हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, तो देखिए सबसे कमजोर कड़ी कौन है, तो Y है। Y की आयु आपको पता है कि 30 साल है, और Y की आयु दुगनी है T से। Y की आयु दुगनी है T से, तो फिर T की आयु कितनी हो जाएगी, तो सर 15 वर्ष हो जाएगी, तभी 15 दूना 30 हो। और T की आयु 5 गुनी है Z से, यानी कि Z की आयु जो हो जाएगी वो 3 वर्ष हो जाएगी, तभी 3 पछे 15 हो पाएगा। अब देखिए Z जो है ना वो W का 1/4 है, तो W भी Z का 4 गुना होगा, तो 3 चको 12, यानी कि W की आयु जो हो जाएगी वो 12 वर्ष की हो जाएगी। अब देखिए W की आयु X की आधी है, तो X की आयु W की दुगनी होगी, तो W जब 12 है तो X जो होगा ना वो 24 वर्ष का हो गया। अब देख लो यहाँ X की आयु U की आयु की आधी है, तो U की आयु X की दुगनी होगी, तो 24 दूना 48 वर्ष, यानी U की आयु जो है वो 48 वर्ष। 6 लोगों की बात हुई थी, 2 4 2 6 लोगों की व्यवस्था हो गई, तो U की आयु कितनी है, तो U की आयु 48 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग बी को लगाएंगे, जो कि परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी दिखे ना, इस तरह से बनाइए, वो एक अटेम्प्ट में क्लियर होता है। और अगर इस तरह से लिखकर नहीं रखोगे ना तो फिर समस्याएं होंगी, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी आपको जाना पड़ सकता है। देखिए कुछ बाघ शेर है, हमारे पास जितने भी बाघ थे ना, इसमें से कुछ बाघ क्या थे, अब कुछ शेर चीता है। अब कहता है कुछ शेर बाघ है, तो ध्यान से देखोगे शेर का कुछ हिस्सा बाघ दिखता है, सही है, कुछ बाघ चीते। बाघ और चीता के बीच ऐसी इंटरकनेक्शन है, पॉजिटिव बोलेंगे तब भी गलत, निगेटिव बोलेंगे तब भी गलत,
अगर पॉसिबिलिटी बोलेंगे तभी सही हो। तो 2 नंबर गलत हो गया, यानी केवल एक अनुसरण करता है, जो कि प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। देखिए 15 से 13 होने का मतलब है 2 की कमी करोगे, और 13 से 11 होने का मतलब है 2 की कमी करोगे। 11 से 9 यानी 2 की कमी, 9 से 7 यानी 2 की कमी। अब 7 में 2 की कमी करोगे तो 5 मिलेगा, यानी यह व्यवस्था ई से शुरू, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो। अब देख लो लास्ट में सब में 175 है तो उसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन देखो 10 में 2 की कमी करोगे तो 8 मिलेगा, 8 में 2 की कमी 6, 4, 2, 2 में 2 घटाओगे 0 होगा, और 0 का मतलब जेड होता है, यानी ई के साथ जेड चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग बी को लगा लें। 2 2 4 2 6 एक 7 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो सबसे पहला काम करना है, एक सर्किल डिजाइन कर लो और इस सर्किल पे 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, एल के बाएं से गिनने पर एफ और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति, तो एल के बाएं से गिनने पर एफ और एल के बीच में केवल कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति। आगे चलिए, एन एम के बाएं तीसरे स्थान पे है, एन और एम का पोजीशन इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, तो कोडिंग कर लीजिए, एम के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो एन बैठा। छोड़ दीजिए, आगे चलिए, जी एम के ठीक दाएं बैठा है, और एम के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो जी बैठा है, दोनों कनेक्ट हो गया, अभी तक यहां नहीं जुड़ा है। आगे चलिए, जी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे है। अब एफ के बाएं से पहला नहीं दूसरा स्थान किसका है, जी का है। अब जहां भी जी होगा उसके लेफ्ट में, तो ये जी का राइट, ये जी का लेफ्ट, एम होगा, और उसके बाद 2 घर छोड़े, 1 2 घर छोड़ के एन। अब देख लो, एन के दाएं 2 घर छोड़कर एम, और उसके जस्ट बाद जी आ गया। ई एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जब एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो हम ई को यहां रख सकते हैं। इकलौता बच गया बेचारा डी, डी को यहां रख लीजिए। डी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, तो डी के दाएं पहला दूसरा और तीसरा पोजीशन जी को मिलेगा, और जी हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए, ए का संबंध जानना है, और किससे जानना है, तो ई से जानना। अगर मैं ई हूं तो डिवीजन को क्रॉस करूंगा, और डिवीजन के पहले जो भी शख्स आएगा उसको हम बेटा कहेंगे। तो अगर हम ई हैं तो डी हमारा बेटा हो गया, और हमारे बेटे की पत्नी है, तो हमारे बेटे की जो पत्नी होगी ये हमारी बहू होगी, ठीक है। और बहू की बेटी, तो बहू की बेटी जो होगी वो पोती होगी, और पोती का भाई पोता होगा, और पोता को क्या कहते हैं, तो बेटा की बेटी कहेंगे। पोता को बेटा का बेटा कहे, ऑप्शन नंबर डी। पोता को क्या कहेंगे बच्चे, तो बेटा का बेटा कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, जिमी बिंदु ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर यानी साउथ में 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो साउथ से पहली बार बायां मुड़ेगा तो ईस्ट में जाएगा और 4 किलोमीटर चलेगा, और फिर यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो नॉर्थ में जाएगा और 6 किलोमीटर, अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है। अब नॉर्थ से दायां मुड़ने का मतलब वो ईस्ट में आएगा, और कितना चलता है, तो बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर गाड़ी चल। जो भी अपोजिट डायरेक्शन है उसको काट दीजिए, कट गया। पूछता है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना है, यानी उल्टा काम करना है, तो ईस्ट का उल्टा बेस्ट हो गया और 8 किलोमीटर हो गया। तो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर हमारा आंसर हो गया।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दे रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को लाइन की मदद से भी बना सकते। देख लो, बिंदु ए से आरंभ करके हम दक्षिण दिशा में चलते हैं 8 किलोमीटर, उसके बाद हम पहली बार बाईं ओर मुड़े 4 किलोमीटर, और उसके बाद फिर से हम बाईं ओर मुड़े 6 किलो हो गया, और वो अंत में दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलो। अच्छा, दाईं ओर मुड़ा है ना। सबसे पहले हम दक्षिण में 6 किलोमीटर, फिर पहली बार बायां मुड़े 4 किलोमीटर, फिर बायां मुड़े 6 किलोमीटर, अंत में हम दाईं ओर मुड़ते हैं और बिंदु बी तक पहुंचने, अंत में हम दाईं ओर मुड़ते हैं और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए हम चलते हैं कितना, 4 किलोमीटर, और बिंदु बी पे। अब प्रश्न पूछ रहा है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना है। जब बिंदु ए पर उसको दोबारा पहुंचना है तो ये जाना होगा वेस्ट में, और 4 कितना, तो 8 किलोमीटर जाना होगा। वही हमारा आंसर निकल के आया था। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल। देखिए, एक ही पासे को क्या किया ना कि 4 बार घुमा दिया, और कहता है जब पासे के ऊपर एक होगा तो नीचे कौन होगा। ध्यान से देखना, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, और एक इसमें भी है। अब जिसमें एक नहीं है उसको छुपा दो, छुप गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या है जो नहीं दिख रहा है। तो देखो, 4 1 6 5 3 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो एक का अपोजिट 2 हो जाए। एक का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब कोई सर्वाधिक जगहों पे दिख रहा है तो उसका अपोजिट वही होगा जो कहीं नहीं दिख रहा है। सर, एईडीओ का एग्जाम कब से है बच्चे? अभी तो आपका डेट कैंसिल कर दिया है। अब देखिए, फिर से वो डेट निकालेगा तभी मालूम चल पाएगा कि एग्जाम दोबारा कब से है। और चूंकि ये बिहार का एग्जाम है ना बाबू, बिहार का एग्जाम ऐसे ही होता है, रुक रुक करके। ठीक है, बस तैयारी करते जाइए, करते जाइए, बिल्कुल समय आएगा। अगर उस समय आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप बहती गंगा में निकल जाओगे, और अगर बीच में आपके डिस्ट्रैक्शन आ गए हैं तो फिर आप रुक जाओगे। इसीलिए बिहार एसएससी का फॉर्म हमेशा कहता है कि भैया हम फॉर्म दे दिए हैं, आप तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, जो लगा रहेगा उसका रिजल्ट बिल्कुल हो। अब जैसे देखिए, इसी क्वेश्चन की बात करें, 17 से 14 होने का मतलब है कि आप 3 की कमी कर सकते हो ना। 13 से 10 होने का मतलब है कि आप 3 की कमी कर सकते हो। तो पहले लेटर और अंतिम लेटर के बीच में 3 की कमी। देखो, 16 में से 12 आने का मतलब है 4 की कमी, 15 से 11 आने का मतलब है 4 की कमी, 16 से 11 आने का मतलब है 5 की कमी, और 15 से 12 आने का मतलब है 3 की। यही इसका आंसर है। अब कह रहा था सेम पैटर्न के अनुसार कौन है, तो सेम पैटर्न के अनुसार बाबू डी है। सेम पैटर्न के अनुसार कौन है, डी है। ऊपर भी फर्स्ट और लास्ट के बीच में 3 की कमी, नीचे भी फर्स्ट और लास्ट के बीच में 3 की कमी। तो आंसर हमारा डी जो है ना वही परफेक्ट। देखिए, हम बार बार कहते हैं इसको रख कर चेक करना होता है। मान लो कि आप यहाँ 812 रखते हो, तो 812 से अगर 679 आ रहा है, तो 12 में से 9 गया तो 3 बचे, और 10 में से 7 गया तो 3 बचे, यानी 133 की कमी हुई। अब आप देखो, 864 में 133 माइनस कर लो और देखो क्या आंसर मिलता है। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 6 में से 3 1, और यहाँ पे हो जाएगा 731 चाहिए। y की वैल्यू 731 नहीं आई, ये गलत हो गया। चलिए दूसरे को चेक करते हैं। अगर हम 834 रखते हैं, क्या रखते हैं तो सर 834, अगर हम 834 रखें और 834 से अगर 76679 हो रहा है, तो 14 में से 9 गया तो 5 बचा, 12 में से 7 गए तो 5 बचा, और 155 की कमी हुई है। अगर हम 864 में 155 की कमी कर लेते हैं, देखिए तो 14 में से 5 गया तो 9 बचे, लास्ट प्लेस 9 नहीं है, यानी ये भी गलत हो। आगे बढ़ते हैं। आपको ये रखकर ही चेक करना होगा और इसका कोई ऑप्शन नहीं।
मान लो हमने 825 रखा, तो यदि हम 825 को रखते हैं तो हमारे पास 679 आता है। 15 में से 9 गया तो 6 बचे, 11 में से 7 गया तो 4 बचे, और यहाँ एक, यानी 146। अब 864 में 146 माइनस करके देखो, 14 में से 6 गया 8 बचा, 5 में से 4 1, और यहाँ 718 मिल रहा है क्या? मिल रहा है। यानी यही बी नंबर हमारे लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो कि परफेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस रख के ही चेक करना होगा, इसका और कोई उपाय नहीं हो। ओबे, डिसओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, और डिसओबे का मतलब होता है अनवज्ञा, यानी कि जो आज्ञा का पालन नहीं करते। तो इसी तरह से अपॉइंट का मतलब क्या होता है? तो नियुक्त करना। तो डिसमिस का मतलब होता है निष्कासित करना। अब कहोगे सर एलिमिनेट का मतलब भी निष्कासित करना होता है। इसी तरह से डिसअपेयर का मतलब होता है अदृश्य, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। डिसेंट और एलिमिनेट, तो एलिमिनेट हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एलिमिनेट जब हम करते हैं ना, तो वो इसके लिए यूज किया जाता है, जैसे आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो, ठीक है, आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो और चीटिंग करते पकड़े गए तो वहां आपको एलिमिनेट करे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपके जॉब से निकाल दिया गया है ना, तो वहां आपको डिसमिस करे, ठीक है। तो जिस तरह से अपॉइंट करेंगे उसी तरह से हम डिसमिस कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शंस बनेगा। तो इसीलिए हम एलिमिनेट को ना लगा करके डिसमिस। देखिए, स्तंभ सी स्तंभ एच के दक्षिण में, यानी जहां भी एच को देखेंगे उसके साउथ में सी मिलेगा, और स्तंभ आर के पूरब में, तो और जो होता है ना हमेशा दूर वाले के, यानी सी जो है ना बाबू वो आर के पूरब। आगे चलिए, स्तंभ एम स्तंभ आर के पश्चिम में, और इधर से जहां स्तंभ एच है उसके दक्षिण में सी है, और सी जो है वो आर के पूरब। अब कहता है स्तंभ एम आर के पश्चिम, एम जो है वो आर के पश्चिम। स्तंभ ए स्तंभ एम के दक्षिण में। अब एम के दक्षिण में कौन है? स्तंभ एच के सापेक्ष में स्तंभ आर किस दिशा में है? तो देखिए, स्तंभ एच के रिस्पेक्ट में अगर आर को देखने जाओगे तो ये साउथ वेस्ट कोने में दिखेगा, यानी दक्षिण पश्चिम कोने में दिखेगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आंसर हम लोग बी को लगाएंगे, यही हमारा परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर। देखिए, संख्या क्या दे रखा है? 2 6 3 9 7 1 4 और 5 दे रखा है। सभी अंकों को कहता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो जब सभी अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, फिर 6, फिर 7, और फिर लास्ट में 9। अब कहता है कितने अंकों की स्थिति जो है ना सर अपरिवर्तित है। देखिए, 3 ऐसा अंक है जो अपरिवर्तित है, और बाकी सभी में परिवर्तन आ चुके हैं। तो बस एक ही अंक ऐसा है जिसकी स्थिति क्या रही है? अपरिवर्तित रही है। यानी ऑप्शन नंबर बी को आंसर करेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। देखिए, 50 कुत्तों के एक समूह में, कितने का समूह है बाबू? तो 50 कुत्तों का समूह है। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कितने कुत्तों का वेन है? तो 50 कुत्तों का वेन है। अब कहता है 3 स्वाद के बारे में परीक्षण लिया। कितने स्वाद? तो 3 स्वाद। स्वाद नंबर 1, स्वाद नंबर 2 और स्वाद नंबर 3। चलिए, स्वाद नंबर 1, स्वाद नंबर 2 और स्वाद नंबर 3। कहता है जिसमें भोजन को देखकर लार बहने की उनकी पसंद माना गया। 10 कुत्तों ने 10 कुत्तों ने कुत्तों के भोजन 1 और 2 को पसंद, तो 10 कुत्तों द्वारा 1 और 2 को पसंद किया गया।
5 ने कुत्ते भोजन 2 और 3 को पसंद किया, तो 5 ने 2 और 3 को पसंद किया। 15 कुत्ते ने 1 और 3 को पसंद किया, तो 15 कुत्ते ने 1 और 3 को पसंद, जबकि 5 ने कुत्ते के सभी भोजन के स्वाद को पसंद। ठीक है, कितने कुत्तों ने केवल एक का स्वाद पसंद किया। अब देखिए इसी को एडजस्ट कर, तो हमेशा एक छोटी सी बात मेरी याद रखो, अगर इंटरसेक्शन का वैल्यू यूनियन के वैल्यू से छोटा हो तो वो घटेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ इंटरसेक्शन 5 है, यूनियन 15 है, तो ये घटेगा और घट करके हो जाएगा 10। यहाँ भी घटेगा तो घट करके हो जाएगा 5, ये नहीं घटे। तो टोटल 2 पसंद वाले कितने मिले, तो 5 यहाँ प्लस 5 यहाँ और प्लस 10, यानी कि ये टोटल हो गया हमारे पास 20 लोग ऐसे थे जिनको केवल 2 पसंद। ठीक है, केवल 3 भोजन पसंद करने वाले, 3 पसंद करने वाले की संख्या आपको पता है 5। अब केवल 1 पसंद करने, केवल 1 पसंद करने, टोटल में से 1 पसंद और 2 पसंद को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो यहाँ 5 में से 5 कितना हो गया भाई साहब, 0। हो ये 0 हो, यानी ये 15 हो जाएगा बच्चे, ये 15 हो जाएगा। 5 में से 5, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो वो 0। 15 5 कितना, और केवल 1 पसंद करने वाले को निकालने के लिए आपको टोटल में से 1 पसंद, 2 पसंद करने वाला और 3 पसंद करने वाले को घटाना होगा, यानी 50 में से 20 घटाओगे तो आएगी संख्या 30। यानी केवल 1 पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, तो केवल 1 पसंद करने वालों की संख्या 30 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो परफेक्ट आंसर प्यारे बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर सी। पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आ जाते। अब कहता है सर निष्कर्ष निकालिए। पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, इसकी कोई जानकारी नहीं। पुराने पत्ते बेकार होते, यह भी हम नहीं कहते। तो ना तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब सोचो अगर मिरर को हमने यहां रखा है ना, तो इधर से ये ट्रायंगल बन जाएगा, इधर से ये ट्रायंगल बन जाएगा, इसके अंदर ये रहेगा, यहाँ बड़ा वाला डी और यहाँ छोटा वाला डी का। अब देख लो ये व्यवस्था किसमें दिख रही है, तो ये व्यवस्था हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रही है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। बोलो सर सी क्यों नहीं, तो सी में देखो अंदर वाला हिस्सा छोटा, इसीलिए सी का चयन हम नहीं करेंगे, तो हम चयन करेंगे ऑप्शन नंबर ए का। यदि राम जो है मोहन के पुत्र का भाई है, कौन, मोहन के पुत्र का भाई है, तो राम का मोहन से क्या संबंध है, तो राम जो है वो मोहन का पुत्र है, और पुत्र किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए कहता है सर आर को कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देखिएगा, आर है ना, यू से यू कट गया, इसका मतलब ईटी से ईटी काट दोगे। इसी तरह अगर देखोगे ध्यान से, तो लेट से लेट कट गया, तो यहाँ फा से फा कट गया, तो आर के लिए जे यू बच गया, तो जे यू ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी को हम लोग आंसर कर लेंगे, यही परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए ध्यान से, JINX की बात करें 5862 लिख रखा है, ZEBU की बात करें 4371 लिख रखा है, और इसी तरीके से FUZD की बात करें 9143 लिख रखा है। अब पूछता है सर बतला दो BINE को कैसे लिखें। देखिए पहले आपको कोडिंग को तोड़ना होगा,
यू के प्लेस पे 1 है, यू के प्लेस पे 1, जेड के प्लेस पे 4 है, जेड के प्लेस पे 4 है, ई के प्लेस पे 3 है, ई के प्लेस पे 3 है। इसका मतलब है कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चल। तो बी के लिए हम 7 यूज कर सकते हैं, आई के लिए हम 8 यूज कर सकते हैं, एन के लिए हम 6 यूज कर सकते हैं, और ई के लिए हम 3 यूज कर सकते हैं। 7, ठीक है, पहले +3, फिर +4 और फिर +5 होगा। इसी तरह से 6 2 8, 8 3 11, 11 + 4, ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए टी की आयु कहता है कि सर 24 वर्ष, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा है। टी की आयु कितनी है? 24 वर्ष। डब्ल्यू की आयु यू की आयु के 1/4, यानी यू की आयु के 1/4 जाएंगे तो डब्ल्यू की आयु मिलेगी। जेड की आयु एक्स की आयु की आधी है, और एक्स की आयु से 1/2 जाएंगे तो जेड की आयु मिलेगी। यू की आयु जेड की आयु की 3 गुना, और यू की आयु जेड की आयु के 3 गुना है। फिर कहता है टी की आयु डब्ल्यू की आयु की दुगनी। देखिए टी की आयु तो 24 ईयर है, और ये डब्ल्यू की आयु की दुगनी है, यानी डब्ल्यू की आयु 12 वर्ष होगी। यदि एक्स की आयु वाई की आयु के 4 गुना है, अब एक्स की आयु जो है ना वो वाई की आयु से कितना गुना है? तो 4 गुना। अब देख लो, हम डब्ल्यू से किसको जोड़ सकते हैं? यू को जोड़ सकते हैं। तो डब्ल्यू की आयु यू से 1/4 है, तो यू की आयु डब्ल्यू से 4 गुना होगी, तो 12 चक 48, यानी यू की जो आयु हो जाएगी वो 48 साल हो जाएगी। अब देख लो, यू जो है वो जेड से 3 गुना है, तो यू जब जेड से 3 गुना है तो 18 17 34 16 32 16 48, यानी कि जेड की आयु जो है वो 16 साल हो जाएगा, तभी 16 × 48 यू की आयु हो पाएगी। अब देख लो, हमें मालूम चल चुका है डब्ल्यू एक्स जेड का, ठीक है, और हमें पता है कि एक्स के आयु का आधा है जेड का आयु, तो जेड के आयु का दुगना होगा, तो जेड 16 है तो एक्स हो जाएगा 32 साल का। अब हमें पता है कि एक्स की आयु जो है ना वो वाई की आयु के 4 गुना है, तो 32 4 गुना 8 चक्को 32, यानी वाई की आयु जो है वो 8 साल हो जाएगी, तो 8 चक्को 32 हो गया। पूछ रहा है वाई की आयु कितनी होगी, तो सर वाई की आयु तो 8 साल होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चे यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है, तो आंसर डी को लगा। 3 गो 4 गो ना, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस समान स्थिति को दर्शाता है। देखिए 4 हिस्से में बटा है, 4 हिस्से में बटा, 4 हिस्से में बटा, तो ये भी 4 हिस्से में बटा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही परफेक्ट और सुटेबल आंसर होगा। देखिए कहता है कौन है जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए 20 से 25 होने का मतलब है 5 की बढ़त होना, 2 से 7 का मतलब है 5 की बढ़त होना, इसी तरह से 24 से 29 का मतलब है 5 की बढ़त होना, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो 10 की कमी कर दी गई है, यही अदर से डिफरेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी को ही हम लोग अदर से डिफरेंट बना। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, देख लीजिए क्या शब्द दिया हुआ है हमारे पास। ब्लैक है, उसको SHARE लिखता है, इसका मतलब है कि एक लेटर सेम है। एक समय में एक अक्षर का परिवर्तन करते हुए, यानी एक समय में एक ही अक्षर का परिवर्तन करना है, कितने न्यूनतम चरणों में शब्द को एक सार्थक शब्द बनाना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये शब्द बदलेगा, यानी SLA
CK हो जाएगा। अब दूसरा शब्द बदलेगा तो SHACK हो जाएगा। तीसरा नहीं बदलेगा, लेकिन चौथा बदलेगा तो SHARK हो जाएगा। अब पांचवा भी बदलेगा तो SHARE। इसका मतलब 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, यही हमारा बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं, फिर हमारी मुलाकात कल होगी और कल नए चैप्टर को मिलेंगे। साइंस सर आ चुके हैं, अब वो साइंस के डिस्कशन आपके लिए लेकर ऑन कर। ना ना, अभी सबसे यंगेस्ट टीचर में हम ही हैं सर, अभी यहाँ पर हम ही। चलिए नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति हो, बस मैं वही माँ शारदा से हमेशा, माँ सरस्वती से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। और इस बार आप लोगों के बेरोजगारी का आखिरी वर्ष है, आप सब लोग रोजगार लीजिए। बस मैं यही चाहता हूं कि सब लोग रोजगार लीजिए, सब लोग अपनी कामयाबी को ढूंढिए और उस कामयाबी को ढूंढ चुके हैं। आगे बढ़ना है, सिर्फ आपको 10 कदम आगे बढ़िए, आपको लक्ष्य दिखाई देगा, आपको अपनी सफलता मिलेगी। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, लगातार मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। चलिए हम लोग आ जाते हैं सरकार, हम लोग अपने 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 दुनिया में आ जाते हैं। चलिए अब लीजिए, यह लीजिए, ये लीजिए, आपका क्वेश्चन बन चुकी है। और ये रहा साइंस का पहला क्वेश्चन। धमाकेदार अंदाज में हम लोग साइंस का आगाज कर देते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए पोठिया क्वेश्चन है, छुड़छुड़िया क्वेश्चन है, आराम से इसको बनाइए आप लोग। क्या है, कह रहा है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो ये बताइए सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम पहले लिख दे रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल में हमारा कौन कौन आती है। तो कहिएगा कि जी सर जी, इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसका द्रव्यमान पूछ दिया जाएगा तो निरपेक्ष द्रव्यमान एगो सापेक्ष द्रव्यमान होती है। निरपेक्ष माने एक्चुअल द्रव्यमान और सापेक्ष माने हाइड्रोजन से तुलना कर द्रव्यमान होती है। तो हम निरपेक्ष द्रव्यमान की बात करते हैं। तो इसका निरपेक्ष द्रव्यमान जो होती है 9.1093 गुने 10 का पावर, तो वही 9.1 लिख देते हैं, एक्यूरेट यहाँ पर हम नहीं लिखे। 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 28 ग्राम होती है। और यही कह देते हैं 9.1 गुने 10 का पावर माइनस 31 kg होती है। तो याद रखेंगे इसका द्रव्यमान जो होती है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होती है। ये तो निरपेक्ष द्रव्यमान हो गया। और कहिएगा इसका द्रव्यमान जो होती है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840वां, लेकिन एनसीईआरटी 2000वां कह दिया है, ठीक ना। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है। सही जवाब मिल गया। और ये बता दीजिएगा अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की बात किया करते हैं, तो इसका जो द्रव्यमान होती है, इसका एक्चुअल में द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान जो होती है, निरपेक्ष द्रव्यमान हो गया 1.67 गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। और इसका द्रव्यमान जो हो गया हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होता है,
लगभग बराबर होता है। चलिए भाई ये तो हो गया। और एगो बात और लिख देते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन NUTRON, न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो कहिएगा कि निरपेक्ष द्रव्यमान जो होती है, इसका एक्चुअल में द्रव्यमान जो हो गया कितना, तो 1.6749, यहाँ पर होती है 1.6726 होती है। अगर देखा जाए ना तो यहाँ 26 भी जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। इससे पता चल जाएगा कि दोनों में स्लाइटली किसका द्रव्यमान 1.6726 गुने 10 का पावर माइनस, और इसका 1.6749 और गुने 10 का पावर माइनस 24 ग्राम हो गया, और केजी में -27 केजी। और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक ना। या ये भी कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के, तो वही पूछ रहा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, तो कहिएगा प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होती है। तो कहिएगा कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होती है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होती है। तो दोनों का द्रव्यमान लगभग क्या होता है, बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। बीटा कण का, अल्फा कण को हीलियम का नाभिक कहते हैं, हीलियम प्लस प्लस कहते हैं। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का या प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होती है, 4 टाइम्स होती है। चलिए तो बन गया बी नंबर ऑप्शन सही बन गया, इसका सही जवाब आ गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब POP होती है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होती है, जिप्सम को गर्म करने से मिलती है। तो पहली बातें समझ लीजिएगा, CaSO4 × 2H2O को कह देते हैं, इसी को जिप्सम कहा जाता है, GYPSUM, जिप्सम के नाम से जानते हैं। और जब इसको गर्म किया जाता है CaSO4 × 2H2O को जब इसको गर्म करते हैं तो क्या मिल जाता है, तो इसको गर्म किया जाता है कितना पर, इसके लिए टेम्परेचर भी है सर 373 केल्विन। तो कहिएगा CaSO4 × ½ H2O और +3/2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP कहते हैं। इसी का नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट एसिवेल्फेट हेमीहाइड्रेट कह देते हैं, हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है तो बता दीजिए, नहीं बन रहा है तो वो भी बता दीजिए हमें। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है वो भी आप लोग बता दीजिए हमें। जल्दी जल्दी फटाफट बतला दीजिए, आपका कमेंट्स मैं भी देख ले रहा हूँ भाई। ये यूट्यूब पर है ना दिया हुआ मैटर, ये सारा यूट्यूब पर दिया हुआ है। क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद होता है, सही बात है। पानी से गीला होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अरे भाई ये तो पानी से गीला होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है, फिर से तुरंत वो जम जाती है। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सजावटी डिजाइन बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। सही जवाब हो गया बी नंबर ऑप्शन, गलत हो गया। कौन नंबर हो गया, बी नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब आ गया, जो गलत हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 25 के बाद 26 नंबर अगला। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है। सोडियम को भी काटा जा सकता है, लिथियम को भी, पोटेशियम को भी, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता है। ये तो सब लोग बता दीजिएगा ना। हाँ, अगला सवाल है कि नीचे अभिकथन और एक कारण दिया गया है, एक अभिकथन है और एक कारण दिया गया है। अभिकथन में क्या है, तो कहिएगा परमाणु विखंडन की घटना, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। सही बात तो है।
कहिएगा नाभिकीय विखंडन में अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सही जवाब है। यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाती है। हाँ, इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाती है और साथ में ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त करती है। सही जवाब है। अभिकथन और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। सही जवाब 1 नंबर आ जाएगा। 27 का कितना नंबर आ गया तो कहिएगा हाँ 27 का हमारा 1 नंबर है। लो भाई, अरे दोनों, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। क्या कह रहा है? परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये तो बात सही है। यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाती है विखंडन कहलाती है। तो यहाँ पर नाभिक को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? मंद वेग वाला न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होती है। यहाँ लिखना पड़ेगा, कहिएगा नाभिकीय विखंडन जो होती है, नाभिकीय विखंडन जो होती है, विखंडन न्यूट्रॉनों द्वारा प्रेरित होती है। न्यूट्रॉनों द्वारा प्रेरित होती है। तब तो ये गलत हो गया ना, प्रेरित होती है। तब दोनों सही है, लेकिन ये जो है कि ना कि दो भागों में टूट जाता है क्योंकि इस पर मंद वेग वाला न्यूट्रॉन प्रहार करता है। नहीं, मंद वेग वाला न्यूट्रॉन प्रहार करता है। तो कहिएगा कि इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है क्योंकि मंद वेग वाला न्यूट्रॉन इस पर प्रहार करता है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। बी नंबर तब ऑप्शन सही होगा। दोनों सही है, हाँ, बी नंबर कहना है। बी नंबर ऑप्शन होगा सही हमारा, ठीक ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि CuO प्लस H2 यह समीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिएगा CuO और प्लस H2 हम जो बतलाए हैं वो पहले समझ लीजिए। Cu प्लस H2O, अब किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है समझिएगा। यहाँ 0, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ 0, यहाँ -2, यहाँ +1, सिंगल एटम का। तो ये बताइए, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तब जल बन रहा है, और इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, माने अवकरण हो रहा है CuO का, तो ये कॉपर उत्पन्न हो रहा है यहाँ से, और दोनों को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें किसका उदाहरण है? तो कहिएगा कि ऑक्सीडेशन का, कि रिडक्शन का, कि रेडॉक्स रिएक्शन का। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में आएगा, दोनों का दोनों हो रहा है। ये नहीं कह रहा है कि CuO का रिडक्शन हो रहा है तब कॉपर मिल रहा है, और जल का आपका H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तब जल प्राप्त हो रही है। तो कौन नंबर ऑप्शन होने वाला है? डी नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब। भाई बहुत अच्छा जवाब 1-2 स्टूडेंट हमारे दे रहे हैं। चलिए बन गया ना ये। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होती है? तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होती है? तो सोडियम सल्फेट का सूत्र हो गया हमारा Na2SO4। यहाँ पर, और इसको इधर लिखने दीजिए, हटाइए। Na2SO4 का Na2SO4 सोडियम सल्फेट और क्या है? बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ में जब क्रिया करता है तो यहाँ याद रखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। 2Na प्लस एंड SO4 माइनस माइनस, तोड़िए पहले इसको, दोनों एक्वस फॉर्म में रहेगा। Ba प्लस प्लस एंड 2Cl माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस से, ये माइनस इसके प्लस से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही ना होता है। तो ये क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है BaSO4 और प्लस में बन जाता है 2NaCl का निर्माण होती है। BaSO4 प्लस 2NaCl का निर्माण होती है। यही ना बातें हैं, हम यहाँ से यहाँ खींच कर ला दिए आप लोगों को। तब बेरियम सल्फेट बन गया, सफेद अवक्षेप बन जाती है, सफेद अवक्षेप हो गया हमारा ये अवक्षेप। तब बेरियम सल्फेट बनता है, तो ये बेरियम सल्फेट बन गया। सही जवाब हो गया 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 का कितना नंबर आ गया? 1 नंबर आ गया।
29 का कितना नंबर, तो कहिएगा 1 नंबर आंसर सही हो गया। सल्फर सल्फाइड एस से धातु निष्कर्षण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? एगो कार्बोनेट एस को होती है, एगो सल्फाइड एस को होती है, एगो कार्बोनेट एस और एगो सल्फाइड एस। तो सल्फाइड एस के में हम लोग भर्जन विधि हम लोग यूज करते हैं, जारन विधि, रोस्टर विधि, रोस्टिंग विधि से हम लोग प्राप्त करते हैं। और स्मेल्टिंग जो हमारा स्मेल्टिंग जो होती है आपका प्रगलन विधि द्वारा कार्बोनेट एस्क के लिए, कौन एस्क, कार्बोनेट एस्क के लिए। तो यहाँ भर्जन हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। बैगन, आलू, टमाटर, प्याज, अदरक को किस समूह में रखा गया है? तो इसको हम लोग जेनेरा समूह में रखते हैं, याद रखिएगा इसको, जेनेरा समूह के अंतर्गत बैगन, आलू, टमाटर, प्याज, अदरक को किस समूह में रखा गया है? तो ये जेनेरा समूह के अंतर्गत इसको रखते हैं, जेनेरा समूह। ये नहीं पूछ रहा है किस कुल का है, सोलेनेसी का है कि कुकुरबिटेसी का है। तो बिहार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, ये सब होती है। तो ये सब आप लोग एक बार अध्ययन करेंगे, नहीं अध्ययन करेंगे तो यहाँ से भी प्रश्न पूछी जाती है। डिस्कशन करवा रहे हैं तो सब का सब फैमिली लिख देते। सबसे बड़ा कुल कौन होती है? सोलेनेसी होती है, सबसे बड़ा कुल होती है वो। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए जिसको कहा जाता है। तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल होती है, नाम जानते हैं ना, यूरासिल। पाचन क्रिया में सहायता करता है, नहीं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, कौन? जिसका नाम हो गया आरएनए। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अगर जेलिडियम और ग्रेसलेरिया से प्राप्त होती है, सही बात है, अगर जेलिडियम और ग्रेसलेरिया से प्राप्त होती है। क्लोरेला और एस्पाइरुलिना को अंतरिक्ष खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रोटीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन प्राप्त होती है, प्रोटीन प्राप्त होती है, सही जवाब हो गया। और ये है रोडो केमिस्ट्री बायोलॉजी अभी अलर्ट नहीं हुआ। अच्छे भाई क्या बोल रहे हैं भाई आप? 30 से चलिए अगला है, हाँ उसमें एडीओ वाला में नहीं हुआ है, उसको हम पढ़ा देंगे उसको। निम्नलिखित में कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण जो बीज तो देते हैं लेकिन फल नहीं देते हैं, बीज देते हैं लेकिन फल नहीं देते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब कौन सा आने वाला है? बीज देते हैं, बीज तो पौधे बीज तो देते हैं लेकिन फल नहीं देते हैं, कौन जवाब होगा इसका? तो कहिएगा कि वो पाइनस का पौधा होती है, पाइनस का। तो कहिएगा बीज तो देते हैं लेकिन फल नहीं देते हैं, चीर होती है, पाइनस वृक्ष होती है, पाइनस। यूकेलिप्टस कपास का पौधा, पीपल का वृक्ष, तो कहिएगा पाइन ट्री होती है, पाइनस होती है, पाइनस ट्री होती है। आपके सवाल का सही जवाब मिल गया। ये देखिए, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? मैगोट कहते हैं कि निम्फ कहते हैं कि इमेगो कहते हैं कि कैटरपिलर कहते हैं? घरेलू मक्खी के लार्वा का नाम क्या है? घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगोट कहा जाता है, मैगट के नाम से जानते हैं, मैगट कहा जाता है। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है? निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं माने नर्व फाइबर से बना होती है, जो प्रत्यावर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है, रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ क्रिया ऐसी होती है जिसका कंट्रोल स्पाइनल ब्रेन नहीं करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ऐसे क्रिया को ही रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। कौन एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जाना जाता है।
तो बताइएगा ये काम करता है कौन हमारा, और आवेगों को मस्तिष्क और मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, तो इसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है कि जो आप लोगों को उलझाए। तो कौन हो जाएगा 68 का, कौन हो जाएगा, तो कहिएगा सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा गया है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहते हैं? तो कहिएगा कि मेंडल साहब को कहा गया है। मेंडल साहब को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहते हैं? तब मेंडल साहब को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहते हैं? हुई द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो कहिएगा मेंडल साहब को कहा जाता है। चलिए इसका जवाब दे दीजिए आप लोग, इसका जवाब दीजिए तो फटाफट। कौन सा आंसर आने वाली है इसका? इसका आंसर दे दो भाई मेरे, इसका आंसर कौन सा आने वाली है? आने वाली है चलिए, यदि अवमंदन बल वेग के समानुपाती है, अवमंदन बल वेग के समानुपाती है, माने कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के, तो बताइए कि किसी दोलन का अनुपातिक स्थिरांक क्या होगा? किसी दोलन का अनुपातिक स्थिरांक, तो एफ बराबर कहिएगा के भी। एफ बराबर क्या बोलिएगा? के भी के बराबर। के जो है ना दोलन का अनुपातिक स्थिरांक होती है। के बराबर कहिएगा कि दोलन का अनुपातिक, अनुपातिकता, अनुपातिकता, अनुपातिक स्थिरांक होती है, स्थिरांक होती है। और इसका बताइए के बराबर होता है एफ बटा भी हो गया। इसका यूनिट बता दीजिएगा कि ऐसा यूनिट क्या होने वाली है? न्यूटन बटा मीटर प्रति सेकेंड। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 बटा कह दीजिएगा मीटर सेकेंड माइनस 1। तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो केजी और सेकेंड माइनस 1 आंसर हो जाएगा केजी बटा सेकेंड। एक नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। कौन नंबर आ जाएगा? एक नंबर आंसर सही जवाब हो गया। ये हमारे प्रश्न का सही जवाब मिल गया, एक नंबर। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला क्या है? यदि वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है, अगर वस्तु है x ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, तो आधी ऊंचाई तक आने में के पश्चात उस वस्तु में होगा, आधा ऊंचाई पर जितना स्थितिज ऊर्जा होगा उतना ही गतिज ऊर्जा होगा। तो केवल स्थितिज ऊर्जा हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। कहिएगा हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर लिख दो यहाँ पर, उच्चतम, उच्चतम उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर। फिर करें कि आधी स्थितिज और आधा गतिज ऊर्जा। सही बात है, स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा क्या? अधिक। तो कहिएगा आधा से जब ज्यादा होगा, जब आधा ऊंचाई पर, जब आधा से जब नीचे ज्यादा आएगा, तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा कम, गतिज ऊर्जा ज्यादा। केवल गतिज ऊर्जा टकराने के कुछ क्षण पहले उसमें आपका वेग ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी का मान ज्यादा होगा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यदि भिन्न व्यास वाली दो केस नलियों को द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाया जाए, तो नलियों में द्रव की ऊंचाई के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो जब हम लोग दो गो नली है, दो गो हमारे पास पाइप है, एगो है पतला पाइप, एगो मोटा पाइप, 1 HP का मोटर है, दोनों में अगर हम लोग लगा दें तो पहले ज़्यादा ऊंचाई तक किस में जाएगा पानी? जिस पाइप की मोटाई कम होगा उसमें ज़्यादा ऊंचाई तक पानी जाएगा ना। हाँ, ज़्यादा ऊंचाई तक पानी जाएगा, क्योंकि केस नली की नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई जो होती है, एक सूत्र से निकालते हैं। केस नली की नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई, चढ़े द्रव की जो ऊंचाई होती है, चढ़े द्रव की ऊंचाई
H बराबर होती है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई आर डी जी होती है। तो अब बताइएगा H में और R में उल्टा संबंध हो गया। तो जब त्रिज्या R बराबर होती है नली की त्रिज्या, नली की त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया, तो बताइएगा कम व्यास वाली केशिका नली में कम ऊंचाई, नहीं सर, कम व्यास वाली नली में अधिक ऊंचाई होगी। बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक ना। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, उत्प्लवन बल, बताइए बायोंट फोर्स किस पर निर्भर करता है। तो हम बायोंट फोर्स का पहले सूत्र लिख दे रहे हैं, उससे पता चल जाएगा। उत्प्लवन बल, उत्प्लवन बल जो हमारा होती है F बराबर रो भी जी के बराबर, इतना न्यूटन के बराबर होती है। रो का मतलब हो गया, रो बराबर हो गया द्रव का घनत्व, द्रव का क्या हो गया, घनत्व हो गया। भी का मतलब होता है पदार्थ का वह आयतन जो द्रव में डूबी है, जो द्रव में क्या है, डूबी है, डूबी है, जो द्रव में डूबी है। और जी तो समझ रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो बताइए तरल की गहराई पर, नहीं, इसको गहराई से कोई मतलब नहीं है, विस्थापित तरल के भार पर, विस्थापित तरल के आयतन पर, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कहिएगा उत्प्लवन बल के लिए ये सूत्र हो गया, ठीक ना। और उत्प्लवन बल में आप लोग कह दीजिएगा कि विस्थापित तरल के भार पर, विस्थापित तरल के आयतन पर, विस्थापित तरल के आयतन पर, आयतन पर कहिएगा कि सर भार पर होना चाहिए। तो कहा जाएगा कि अगर किसी पदार्थ को किसी द्रव में डालते हैं तो कितना पानी को वो हटाता है, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर उसके भार में कमी आती है, ठीक ना। तो कहिएगा कि हाँ सर, ये एकदम हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, सही जवाब हो गया हमारा कौन नंबर। तो कहिएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग यहाँ से। बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगी ये। अगले नंबर पर आ जाते हैं। केशिकत्व के कारण कोई द्रव केश नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण क्या होती है। सुनिए, स्पर्श कोण कहिएगा कि जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में होता है तो उसकी ऊपरी सतह प्रायः वक्र हो जाती है, जिसको नवचंद्रक कहा जाता है। नवचंद्रक माने मेनिस्कस कहा जाता है। और याद रखेंगे, कहेंगे कि वही द्रव नली में ऊपर तक चढ़ता है जिसके लिए स्पर्श कोण जो होती है न्यून कोण होती है। अगर स्पर्श कोण न्यून कोण होता है तो ये संकेत द्रव के चढ़ने का देता है, यही ना स्पर्श कोण होती है। H बराबर होती है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई आर डी जी होती है, आर डी जी। तो एक बात बता दीजिएगा, यहाँ पर थीटा बराबर होती है स्पर्श कोण होती है। कौन कौन? स्पर्श कोण। तो अगर स्पर्श कोण न्यून कोण होती है तो ये पानी के चढ़ने का संकेत देता है, तो न्यून कोण होगा। कौन कौन होगा? न्यून कोण हो जाएगा। आपका 90 से क्या होगा? तो कहिएगा छोटा हो जाएगी। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए कहते हैं कि किसका इस्तेमाल करते हैं? तो कहिएगा वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर, एमीटर क्या चीज मापता है? तो धारा का, विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को वोल्ट मीटर को परिपथ में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। कैसे? पैरेलल में। धारा की उपस्थिति और दिशा को बतलाता है। धारा की उपस्थिति एवं दिशा को बतलाता है, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। और ये धारा के मान का मेजरमेंट करता है, कितना एम्पियर का धारा बह रही है। और ये वोल्ट मीटर जो होती है विभवांतर को मापता है। किन्हीं दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और उसी विभवांतर को वैद्युत का दाब भी कहा जाता है, जो आवेश को धक्का देता है कि तुम चलो, तुमको चलना है, तुम चलो।
लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? प्रेरित नहीं होगा यदि क्षण के एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, किसी क्षण के एक, जब सापेक्षिक गति 0 होगी, अगर सापेक्षिक गति 0 होगी तो उसमें कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। अगर सापेक्षिक गति होगी, एक दूसरे के अपेक्षा गति होगा, वहीं पर ईएमएफ पैदा होगा और वहीं पर उसमें करंट भी पैदा होगी। तो कह रहा है कि एगो स्थिर है कुंडली और क्षण चुंबक को ले जा रहे हैं तो यहाँ नहीं पैदा करेगा। यदि कुंडली के यदि कुंडली के को एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान, कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर, तब स्थिर है तो कहां से होगा? कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर, ये भी नहीं करेगा। कुंडली और क्षण के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा। विभवांतर, अरे प्रेरित नहीं होगा, अरे मेरे भाई नहीं होगा कह रहा है, नहीं होगा तब नहीं होगा। क्षण चुंबक को एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, किसी कुंडली को एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर, कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर, समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर। तो अब बता दीजिए इसका सही जवाब कौन सा होने वाली है आपका? तो कह दीजिएगा कि कुंड स्थिर, देखिएगा किसी क्षण चुंबक के प्रेरित नहीं होगा, किसी क्षण चुंबक के एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, क्षण चुंबक के स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर, किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक स्थिर है, तो यहां पर क्षण चुंबक स्थिर है। दोनों को समान चाल से सापेक्षिक गति है, यहाँ पर भी सापेक्षिक गति है, यहाँ पर में 1 नंबर और 2 नंबर, इसी दोनों पर विचार करना होगा। किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर, कुंडली है और स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर इसमें पैदा नहीं होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन खाली कर लीजिए। ये सब ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि नहीं? सी नंबर नहीं होगा सर, सी नंबर भी नहीं कीजिए यहाँ पर। सी नंबर कह रहा है। बी नंबर में क्या कह रहा है? कुंडली और क्षण चुंबक के समान दिशा में प्रेरित नहीं होगा। किसी कुंडली में कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर कुंडली में कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं होगी। कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 4 नंबर में कुंडली और क्षण चुंबक के समान चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर उसमें ईएमएफ प्रेरित नहीं होगा। ईएमएफ प्रेरित नहीं होगा तो उसमें धारा भी उत्पन्न नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही जवाब आ जाएगी। हमको लग रहा है कि आपका आ जाएगा सही जवाब। इसमें सही जवाब आ जाएगा ई। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम के अनुसार सापेक्षिक गति यहाँ पर यहाँ पर 0 है ना। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, बी ही सही होगा। निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? किसी क्षण चुंबक के एक स्थिर कुंडली की ओर गतिमान होने पर, किसी कुंडली के एक स्थिर क्षण चुंबक की ओर गतिमान होने पर,
कुंडली और क्षर चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर। समान दिशा में गतिमान होने पर, समान दिशा में गतिमान होगा तो आपेक्षिक वेग का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। आपेक्षिक वेग का मान जो होगा, आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग बराबर हो गया v बराबर 0 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ही होना, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कह दिया जाए कि दोनों एक ही दिशा में गति कर रही है, सापेक्षिक वेग नहीं होगा तो कुंडली में फ्लक्स नहीं कटेगा, बदलाव नहीं होगा फ्लक्स का। यही हमारे अनुसार सही जवाब इसका होने चाहिए। है C3। इस प्रकार से चेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस प्रकार से चेन बन रहा है तो बताइएगा पोषण रीतियां माने खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला से जुड़े सभी जीवधारियां बनाती है। सभी जीवधारियां माने कि पोषण रीतियां का मतलब होती है कि फूड चेन की बात किया जाए। फूड चेन, फूड चेन सब ना बनाएगा, ये इससे जुड़ा हुआ सब ना बनाएगा, सही बनाएगा सब। अगला नंबर पर आते हैं, सुमेलित जोड़े को छांटिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, पर्यावरण परिवर्तन। तो बता दीजिएगा, ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, इसका सही सही जवाब दे दीजिए आप लोग। इसका सही सही जवाब दे दीजिए, कौन सा आंसर इसका सही सही आने वाली है। चलिए भाई बता दीजिए फटाफट, इसका आंसर कौन सा आने वाली है आपका। कौन हो जाएगा इसका आंसर, बता दीजिएगा। तो कहिएगा क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण परिवर्तन से, तो कहिएगा सुमेलित जोड़ों को पहचानिए पर्यावरण परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल बताइए किससे है, तो ये हमारा 109 का आंसर नंबर बन गया हमारा कितना, तो कहिएगा बी नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। कौन नंबर आ जाएगा, बी नंबर आंसर हमारे प्रश्न का सही जवाब आ गया। क्योटो पर्यावरण परिवर्तन सुमेलित नहीं है, ठीक ना। ग्रीन हाउस के लिए है ना ये, कहिएगा ग्रीन हाउस के लिए होती है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कौन नंबर हो जाएगा, हाँ 109 का बी सही जवाब मिल गया। एक जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया। भारत की पहली 3D भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये बता दीजिए। 148 का सही सही जवाब आप लोग दे दीजिएगा। 148 का सही सही जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दे दीजिएगा, कौन सा आने वाली है ये बता दीजिएगा। 148 का कौन है, 148 का सही सही जवाब आप लोग दे दीजिए, कौन सा आने वाली है इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका अग्निकुल कॉस्मोस। कॉस्मोस 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 अग्निकुल कॉस्मोस हो जाएगी। क्या है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई। करंट टाइप का क्वेश्चन है ये मारो यार, कहाँ है डीआरडीओ नहीं, डीआरडीओ नहीं, अगले नंबर पर यही सवाल आपका है। 148 नंबर अंतिम सवाल, आखिरी सवाल था, और लेते हैं आपसे इजाजत। ओके बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।